फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 3 करेंगे। आप लोगों का ग्रेडियंट जेई एंड नीट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचे थे और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में E इज इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर, जो कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट अ डिस्टेंस आर। इस सूत्र के बारे में बस पढ़े थे और अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर डिस्क्रीट चार्ज है, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, जैसे कि अगर बहुत सारा चार्ज दिया है हम लोग को, मान लीजिए Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे चार्ज दिए हैं और हम लोग को इस बिंदु पे P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि Q के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू के Q2 बटे, अगर मान लीजिए डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम लोग को सभी चार्ज के कारण लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर E I इज इक्वल टू समेशन ऑफ, यानी कि सभी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन ऑफ के क्यू आई बटे के आर आई का स्क्वायर, या बोले के इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू आई बटे आर आई का स्क्वायर। यानी कि कोई भी यहाँ पे चार्ज ले लीजिए, जैसे हेयर आई इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक है। तो यहाँ पे आई का मान रखते जाएंगे और डिस्टेंस निकालते जाएंगे और सभी का समेशन लेंगे। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले तो अब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बॉडी, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी। तो इसके लिए हम लोग जैसे निकालते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई हम लोग को रॉड दिया है, रिंग दिया है और डिस्क दिया है, तो ये जो बॉडी या मटेरियल होती है, ये सब जो मटेरियल्स होते हैं सब में जो है चार्ज जो है वो कॉन्टिन्यूअस रूप में डिवाइड रहता है। जैसे कि अगर इस डिस्क के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें जो चार्ज है वो समान रूप से वितरित रहता है, यानी कि यह है कॉन्टिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी है। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी। डिस्क हो गया, रिंग हो गया, रॉड हो गया, ये सब क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी होते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबका देखेंगे। तो आइए हम पहले रॉड की बात करते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पे नोट लिख लीजिए, नोट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आइए पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं। जैसे हम लोग कूलॉम नियम को पहले पढ़े थे, फिर उसको वेक्टर रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर रूप में कैसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मान लीजिए अगर ये कोई चार्ज Q है, यहाँ पर एट अ डिस्टेंस r हम लोग को पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो उस सूत्र से लिखे तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। क्योंकि इस डायरेक्शन में ये तो रहा, ये जो है ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर। यानी कि जो आर वेक्टर है, यहाँ लिख दे रहे हैं, हेयर आर कैप इज अ एन यूनिट वेक्टर अलोंग द आर वेक्टर। यानी कि यहाँ पे जो आर कैप होता है, इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में एक एकांक सदिश होता है या यूनिट वेक्टर होता है। तो इसको एक प्रकार और लिख सकते हैं, जैसे कि इसी वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू के आर कैप। यानी कि कोई भी वेक्टर कैसे बनता है, उसकी मैग्नीट्यूड और गुणे उसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दिखाता है और ये परिमाण देता है। तो यहाँ से अगर आर कैप का मान देखें तो आर कैप इज इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर बटे के आर। तो अगर आर कैप का मान यहाँ रखें तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर गुणे के आर वेक्टर बटे के आर, या के क्यू बटे आर वेक्टर का क्यू इंटू के आर वेक्टर। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। ये भी है और एक ये भी है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। तो आइए अब हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी के कारण जगह जगह पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन आता है, क्या होता है, उसके बारे में जाने। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण देख लिए। हम लोग पहला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड। एक रॉड है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मान लीजिए एक रॉड है और
एक रॉड, और मान लीजिए हम लोग को एक यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है यहाँ पर निकालना है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है डी। ठीक है, ये चार्ज रॉड है, और इस डिस्टेंस यहाँ जो P है, इस रॉड से D डिस्टेंस पे P पॉइंट है, और इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सॉरी, हम लोग क्या करते हैं, इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालने के लिए हम लोग एक स्मॉल dx साइज का एक एलिमेंट लेते हैं, और ये जो यहाँ से इसकी जो ऊंचाई होती है वो x ऊंचाई होती है, यानी कि इस पॉइंट से x डिस्टेंस ऊपर एक dx एलिमेंट का, यानी कि एक छोटा से dx एलिमेंट लेते हैं, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है P पे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये परपेंडिकुलर होता है E cos थीटा, और इसका जो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा E पैरेलल हो जाएगा E sin थीटा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले dx के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंटल, जो छोटे से है उसे एलिमेंटल बॉडी बोल दीजिए। ठीक है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हो जाएगा कि इसका जो dx है तो उसका इसमें जो चार्ज होगा वो dq हो जाएगा, k dq, और ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, सॉरी ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r स्क्वायर। इसको समीकरण 1 कर देते हैं। और हम लोग को दिया रहता है लैम्डा, एक दिया रहता है जो है, ये लैम्डा है मास चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जो लैम्डा है उसे इसे चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है कि लैम्डा, ये दिया रहता है हम लोग को। तो यहाँ पे दिया है कि जो लैम्डा है वो पर यूनिट लेंथ चार्ज जो है उसमें, यानी कि एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्डा है। क्या दिया है हम लोग को, गिवन इन यूनिट लेंथ चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा है। सो इन dx लेंथ जो चार्ज dq हो जाएगा वो लैम्डा dx हो जाएगा। अगर एक यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा है तो dq सॉरी dx लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा dx हो जाएगा, और वो जो चार्ज आएगा वो स्मॉल dq के बराबर आएगा। यहाँ पे जो है चार्ज dx में जो चार्ज होगा वही dq हो जाएगा, तो dq का मान यहाँ पे रख देंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर आ जाएगा के लैम्डा dx बटे के r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है इस डायरेक्शन में है,
और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रॉड के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसे ई परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रॉड के पैरेलल होता है, इसलिए इसको ई पैरेलल से डिनोट करते हैं। तो हम लोग को ई परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ई कॉस थीटा है, तो ई का मान ये रहा, कॉस थीटा वहां से हो जाएगा, तो के लैम्डा डी एक्स बटे के आर स्क्वायर कॉस थीटा। और इसको आगे हम लोग लिखे तो यहाँ से कॉस थीटा का मान जो है यहाँ से अगर रख देंगे हम लोग, इसको अभी रहने दीजिए, आर स्क्वायर का मान हो जाएगा के लैम्डा डी एक्स कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर का मान यहाँ देखिए, ये लंब रहा, ये आधार है, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको समीकरण 2 कर दीजिए। तो हम लोग इस त्रिभुज से लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा, जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ये लंब रहा, ये आधार रहा, tan थीटा बराबर x बटे के d लिख सकते हैं। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा d tan थीटा, ठीक है। तो हम लोग dx निकाल, अभी क्या करेंगे, x इक्वल टू d tan थीटा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों ओर हम लोग अवकलन कर देते हैं। यहाँ से तो हम लोग अवकलन करते हैं, तो अगर ये जो अवकलन करेंगे दोनों साइड का लिख दे रहे हैं, दोनों साइड की अवकलन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करने पर, अगर हम लोग दोनों साइड की अवकलन करेंगे तो ये देखिए इसका अवकलन हो जाएगा dx और इसका अवकलन हो जाएगा d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन किए हैं, इसलिए ये जो अवकलन हो जाएगा dx इक्वल टू d और tan थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हो जाएगा dx इक्वल टू d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। हम लोग और इस पेज पे करेंगे आगे। तो इसके अगर हम आगे बढ़ें तो अब देखिए ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के, यहाँ पे के लैम्डा डी एक्स कॉस थीटा, तो डी एक्स का मान है डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो रख दीजिए के लैम्डा कॉस थीटा हो गया और डी एक्स के जगह डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे के एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो एक्स के जगह ये रख देंगे डी tan थीटा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस के डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर डी स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ से एक डी है, तो एक डी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा इंटू के सेक स्क्वायर थीटा बटे के, यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक डी कट जाएगा, तो यहाँ डी बचेगा और ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आगे हम लोग बढ़े
तो ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बटे के डी, क्योंकि यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए कट गया है। तो अब यहाँ पे दोनों अगर अवकलन कर दे समाकलन करने पे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट, यानी कि इसके उचित लिमिट, या यानी कि जो थीटा है यहाँ से इधर अगर आप आएंगे तो ये मान लीजिए अगर थीटा 1 है और इधर अब जा रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर इधर बढ़ रहे हैं, ये थीटा 2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिमिट लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बटे के डी, और जो लिमिट हम लोग का होगा थीटा 1 से थीटा 2 होगा, तो हम लोग का लिमिट माइनस थीटा 1, क्योंकि अगर ये जो हम लोग का लाइन है इधर आएंगे तो माइनस थीटा होगा, यानी माइनस थीटा 1 होगा, और ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस थीटा 2 होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया है और ये प्लस थीटा 2 होगा। तो यहाँ से के लैम्डा बटे के डी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा 1 से थीटा 2 कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो और इसको कॉस थीटा डी थीटा का समाकलन माइनस साइन थीटा होता है, तो के लैम्डा बटे डी माइनस साइन थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2, इस जब ये लिमिट रख देंगे तो लिमिट के बाद हो जाएगा हम लोग का आंसर, ये रखेंगे तो माइनस साइन थीटा 2 हो जाएगा, माइनस के माइनस साइन थीटा 1। एक बार ये वाला वैल्यू रखेंगे, फिर एक बार ये वाला वैल्यू रखेंगे, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा हम लोग का के लैम्डा बटे डी। ये देखिए माइनस माइनस खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा 1 प्लस के, अरे सॉरी ये माइनस रहेगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये वाला माइनस यहाँ पे रहेगा, तो माइनस साइन थीटा 2, ये रहा परपेंडिकुलर। अगर हम लोग को ये पैरेलल निकालना हो तो ये पैरेलल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस प्रकार किए थे ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है हम लोग ई के लैम्डा डी एक्स बटे आर स्क्वायर कॉस थीटा लिखे थे, बस यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा और सब मान रखकर उसको हम लोग हल कर लेंगे। फिर अगर यहाँ पे इसकी केस देखें, यानी कि ये जो रॉड है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, डिफिनिट है, यानी कि रॉड की लंबाई इनफाइनाइट नहीं है। जब रॉड की लंबाई इनफाइनाइट कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, उसको हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे, या तो यहाँ से भी कर देंगे। अगर केस 1 देख ले हम लोग, केस 1 वेन द रॉड इज इनफाइनाइट, तो उस केस में अगर आप देखेंगे अगर इस रॉड को इनफाइनाइट कर दिया जाए तो यहाँ से ये जो थीटा 1 है इसको मिलने के लिए, जो थीटा 1 यहाँ मिल रहा है इसको मिलने के लिए लगभग इधर आना पड़ेगा, यानी थीटा 1 को 90 डिग्री बनना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार
ये जो θ2 एंगल यहाँ पे मिल रहा है इस रॉड से, इसको रॉड से मिलने के लिए जब इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा तो इसको इस प्रकार घूमना पड़ेगा, यानी कि इसको भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, यानी कि θ2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। और sin θ1 का मान 1 होता है और sin θ2 का मान भी 1 होता है, इसलिए ये परपेंडिकुलर जो होगा वो हो जाएगा a लैम्डा d बटा के sin θ1 यानी कि sin 90 डिग्री माइनस के sin 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग से एक मिस्टेक हुआ है, sin θ2 माइनस sin θ माइनस, यहाँ पे तो सही है, cos θ का समाकलन माइनस sin θ, ये भी सही है। k लैम्डा d, इसको sin θ2 रखेंगे माइनस sin θ2, फिर माइनस θ1 यहाँ पे हो जाएगा, ये भी सही है, यहाँ भी सही है। तो इसका आंसर आना चाहिए 2k लैम्डा बटे d आना चाहिए, पर यहाँ पे 0 आ रहा है, कहीं पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे थीटा की जगह sin θ2 माइनस sin θ2 ठीक है, यहाँ पे प्लस sin θ1 हो जाएगा, ये भी ठीक है। यहाँ पे शायद प्लस होता है, तो यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो हम लोग का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस प्लस 2, यानी कि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और 2k लैम्डा d हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये जो रॉड है अगर इनफाइनाइट लेंथ हो जाए तो ये जो P है इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर वाला सेक्शन होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो 2k लैम्डा अपॉन d हो जाएगा। तो आइए हम लोग अनदर केस के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मान लीजिए ये एक रिंग है, और ये जो इसका सेंटर R है, हम लोग को एट अ डिस्टेंस यक्स निकालना है इस पॉइंट P पर, ठीक है। ये इसकी जो रेडियस है वो R है और इस पे जो चार्ज है वो Q है।
तो हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि रिंग है, इसके कारण इस डिस्टेंस यानी कि P बिंदु पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे क्या होगा। तो पहले अगर हम लोग सेंटर पे बात करें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, तो अगर हम लोग सेंटर पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखिए अगर ये जो रिंग है, अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए, तो अगर इस वाले मान लीजिए इतना ये जो पोर्शन है इसको लेकर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन इस यानी कि ये जो सेंटर है इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इसके विपरीत जो एलिमेंट होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा हर एलिमेंट के कारण, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर पे 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होता है, 0 होता है। और भी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं dx, ठीक है। तो इस dx है और इस पे चार्ज जो है वो क्या है, dq है, और ये मान लीजिए डिस्टेंस स्मॉल r डिस्टेंस है, इसकी रेडियस r है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अगर ये थीटा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा होगा। तो हम लोग पहले ई की बात करें तो ई हो जाएगा के डी क्यू बटा के ये डिस्टेंस यानी कि आर स्क्वायर। अब ये जो पी है इस एलिमेंट के कारण इस डायरेक्शन में ही है, तो इस रिंग के जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा ई कॉस थीटा। यानी कि ये जो रिंग है, ये रिंग है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर यानी ये वाला वेक्टर है। यानी कि अगर आप लोग देखेंगे, अगर ये जैसे रिंग है तो ये पॉइंट जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर है, तो ई परपेंडिकुलर का मान ये है, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के डी क्यू बटे आर स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कर्ण बटा आर, यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये रहा आधार यानी कि के डी क्यू यक्स बटे के आर स्क्वायर, आधार तो हो गया, कर्ण का मान हो जाएगा ये कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। तो कर्ण का मान फिर आ रहा है आर स्क्वायर, हम लोग आर स्क्वायर आधार बटा कर्ण ये होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा के डी क्यू यक्स बटा के आर स्क्वायर का मान हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू के ये जो आर है, आर का मान क्या हो जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा आर स्क्वायर का मान इंटू आर का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के डी क्यू यक्स बटा के, अब ये देखिए घात पे 1 है, ये पूरे के घात पे 1/2 लिख सकते हैं इसको, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ पे अगर इसको हल करें तो ये देखिए
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1 है, गुणे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 है। तो इसको अगर ये संख्या बराबर है तो ये घात जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात पे 1 प्लस 1/2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो यही है। अब क्या करेंगे, दोनों इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट, तो ये हो जाएगा ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके क्यू तक के एक्स डी क्यू बटे के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, या यहाँ पे डी क्यू वेरिएबल है, यानी कि जो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं वो डी क्यू का कर रहे हैं। तो अगर इसका डी क्यू का इंटीग्रेट करेंगे 0 से क्यू तक तो हम लोग को क्यू मिलेगा। तो के क्यू एक्स बटे के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 हम लोग का ये रहा रिजल्ट। अब क्लास 12th में पढ़ रहे हैं या जेई नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो इतना बेसिक तो आना अनिवार्य है, इसलिए हम लोग फास्ट कर रहे हैं ताकि समय ज़्यादा थोड़ा कम है। और अब ये हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी है, अगर यहाँ से आप सेंटर के लिए वेरीफाई करेंगे, सेंटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे अगर ये है तो सेंटर के लिए अगर एक्स का मान 0 रख देंगे तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक्स का मान 0 रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है 0 बन जा रहा है, जिससे यहाँ से भी हम लोग को मिल जा रहा है। और थ्योरेटिकल भी आप प्रूफ कर सकते हैं थ्योरेटिकली, और ये प्रूफ भी कर सकते हैं यहाँ से। भाई हम लोग डिस्क के कारण देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। ये भी कॉन्टिन्यूअस ही बॉडी होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्क बनाएंगे। डिस्क जो हो एक बिस्किट की आकार के होता है, जैसे कि एक गोल गोल जो बिस्किट होता है ठीक उसी प्रकार का एक डिस्क होता है। और इसमें मान लीजिए इसको कलर कर दिया जा रहा है। ये हम लोग का रहा डिस्क। इसकी जो रेडियस आर है और पूरे पे चार्ज क्यू है, और सिग्मा जो दिया है हम लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और लैम्डा जो होता है वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जो हम लोग का रो होता है वो होता है वॉल्यूम
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज उपस्थित है या प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। और एक यूनिट लेंथ में जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसको लैम्डा बोलते हैं। और एक यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसे रो बोलते हैं। तो हम लोग के यहाँ पे जो इसकी जो एरिया होगी उसमें पूरे में जो यूनिट एरिया में चार्ज होगा वो सिग्मा हम लोग को दिया रहता है। और यहाँ पे ये कलर किया रहता है। और हम लोग को फाइंड करना है हम लोग को इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक एलिमेंटल रिंग लेते हैं, यानी कि इस डिस्क में से एक क्या करते हैं, एक एलिमेंटल रिंग काट लेते हैं। यही जो हम लोग का रिंग है, यही हम एलिमेंटल रिंग है, ठीक है। यह एक एलिमेंटल रिंग ले रहे हैं और ये जो डिस्क की रेडियस है वो r है और ये जो एलिमेंट का रेडियस है, एलिमेंटल रिंग का रेडियस y है। तो इस एलिमेंटल रिंग के कारण p डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड at P ड्यू टू एलिमेंटल रिंग। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि एक रिंग के कारण x डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मान लीजिए वो अगर वो DE है तो DE बराबर हो जाएगा कि इस पे जो चार्ज, इस मान लीजिए जो ये एलिमेंटल रिंग है उस पे चार्ज dq है और x डिस्टेंस हम लोग को x डिस्टेंस पे निकालना है, वो डिस्टेंस x है। ये जो एलिमेंटल रिंग है उस पे चार्ज dq है और इसकी एलिमेंटल रिंग की रेडियस y² प्लस एट डिस्टेंस x है तो ये x² के पावर 3/2 हो जाएगा। तो हम लोग आइए जो एलिमेंटल रिंग हम लोग लिए हैं उस पे कितना चार्ज होगा उसको फाइंड करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे दिया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि एक यूनिट एरिया में गिवन इन अ यूनिट एरिया चार्ज प्रेजेंट कितना है, सिग्मा है। तो इस एलिमेंट के इस एलिमेंटल रिंग की जो एरिया होगी उसमें कितना होगा, तो इस एलिमेंटल रिंग के एरिया क्या होगा, एलिमेंटल रिंग की जो एरिया होगी वो हो जाएगा 2πr, यानी कि 2πy इंटू के इसकी जो थिकनेस है, ये जो इसकी थिकनेस है वो मान लीजिए है dy, तो इसकी एरिया हो जाएगा 2πr इसकी परिधि इंटू इसकी थिकनेस यानी कि dy। इसके एरिया हम कैसे लिखे हैं, अगर ये मान लीजिए एलिमेंटल रिंग है, ठीक है, अगर इसको हम
बीच में से ऐसे काट के अगर इसको खोल दे तो इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि एक आयत की तरह हो जाएगा। इसकी जो लेंथ है 2πy है और इसकी जो चौड़ाई है वो dy है। अब तो इसकी एरिया दिख गया होगा, 2πy dy, यही एरिया यहाँ पे एलिमेंटल रिंग का एरिया है। तो जब यूनिट एरिया में चार्ज सिग्मा है तो 2πy dy एरिया में कितना चार्ज होगा? सो चार्ज प्रेजेंट इन 2πy dy एरिया dq इज इक्वल टू सिग्मा 2πy dy हो जाएगा। यहाँ पे dq की जगह रख दे हम लोग, तो de इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स, dq का मान है सिग्मा 2πy dy बटे के वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 से e तक। और यहाँ पे देखिए y वेरिएबल है, यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, केवल y ही बदल रहा है। y कहाँ से जाएगा? 0 से रेडियस r तक जाएगा। और इसकी इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या अपनाते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या उपयोग करेंगे? तो सब्स्टिट्यूशन उपयोग करेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों पक्षों में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy प्लस के हम लोग y यानी कि t के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सवाल में है ये जो x है वो कांस्टेंट है, तो इसका समाकलन अवकलन 0 हो जाएगा। इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t dt हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ y dy का मान t dt मिल गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा e, यहाँ से जो कांस्टेंट है सब बाहर ले लीजिए, तो हो जाएगा 2 सिग्मा पाई के एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ y dy की जगह t dt हो जाएगा बटे के वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग टी स्क्वायर यूज करेंगे, तो यहाँ पे 3/2 है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटे होल के 3/2, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा के पाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी बटे के ये 2 कट जाएगा, टी का क्यूब और एक टी से टी कटेगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए टी है, एक टी से एक टी कट जाएगा, तो हम लोग के पास है E इज इक्वल टू 2 सिग्मा के पाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटे के टी स्क्वायर। अब सॉरी, यहाँ पे 0 से r हो जाएगा और यहाँ 0 से r। अब 1/t स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा -1/t। ये सब बेसिक रिजल्ट है, आप लोग को पता होना चाहिए। -1/t हो जाएगा, तो यहाँ पे t का मान ये रहा, यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो जाएगा 2k सिग्मा पाई एक्स माइनस के, यहाँ पे टी स्क्वायर का मान है 1/k अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ये है 0 से r। लिमिट यहाँ पे अगर रखेंगे हम लोग तो मिलेगा 2k पाई सिग्मा एक्स, r यहाँ पे रखेंगे तो -1/k अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे जब हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले से बीच में माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y की जगह हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1/x आ जाएगा। यहाँ पे अगर y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1 बटा के अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वर्गमूल अगर लेंगे तो एक्स ही आएगा। अब यहाँ से फाइनल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखें तो यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k पाई सिग्मा, और यहाँ अगर एक्स इसमें गुणा करेंगे तो एक्स बटा के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे अगर एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, यानी आएगा 1 माइनस के एक्स अपान के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्क है एट अ पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान आता है 2k पाई सिग्मा 1 माइनस के एक्स बटा के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बोर्ड सीबीएसई जेईई नीट उसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछते हैं, और ये जो डेरिवेशन है वो सब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है इसीलिए। और डेरिवेशन जैसे जे एडवांस हो गया तो उसमें डेरिवेशन का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक होता है, उसमें केवल सूत्र याद करने से काम नहीं चलता है। इसलिए अगर डेरिवेशन अच्छे से आता होगा तो आप बोर्ड में भी अच्छे से मार्क ला सकते हैं, इसलिए डेरिवेशन भी आना अनिवार्य है। तो हम लोग अब न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल के लिए हम लोग हालेन का मटेरियल खोल ले रहे हैं और एक्सरसाइज पे जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सरसाइज करेंगे। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक रेगुलर हेक्सागन है, हम पूरा सवाल नहीं लिख रहे हैं ताकि बहुत समय लगेगा। ये जो एक रेगुलर हेक्सागन है यानी कि जो सब लेंथ है सब बराबर है, हेक्सागन मतलब षटकोण है। और इसके जो सेंटर पे है यहाँ पे क्यू 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 5 क्यू चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे है वो E1 है।
सवाल कह रहा है कि यहाँ पे जब 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज है तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे है वो E1 है, ठीक है। और जब एक नेगेटिव चार्ज रखा जाता है छठवें वर्टाइसिस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे है वो E2 आ जा रहा है। तो हम लोग से पूछ रहा है E1 अपान E2 का क्या होगा। तो E1 अपान E2 का मान निकालने के लिए पहले हम E1 का मान निकालेंगे, तो Q1 को हटा लेंगे, ठीक है। पहले हम E1 का मान निकालते हैं, तो E1 का मान हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अगर E1 की बात करें, सेंटर है ये, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नोट में लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है, पॉजिटिव चार्ज के दूर होता है, और जो नेगेटिव चार्ज के तरफ आता है। जैसे अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये वाला डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि सेंटर पे जो सेंटर है इसकी डायरेक्शन इधर होगी। मान लीजिए अगर इसकी डायरेक्शन ई है, तो इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों वेक्टर अपोजिट है, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इन दोनों के कारण अगर देखेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दोनों भी वेक्टर बराबर है, इसीलिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और दो वेक्टर ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट यानी 0 हो जाएंगी। यानी इसके कारण ये चारों के कारण 0 हो गया, बचा ये। तो यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा सेंटर पे, और वो होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा KQ बटे ये डिस्टेंस जो है, ये देखिए अगर ये डिस्टेंस A है तो ये डिस्टेंस अगर ये है तो ये डिस्टेंस क्या आता है, ये 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये भी डिस्टेंस A ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 का मान ये हो जाएगा ये KQ बटे A स्क्वायर। अब E2 क्या कहता है, E2 जब यहाँ पे एक माइनस चार्ज और रखा जाता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर E2 हो जाता है। तो E2 का मान हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अभी भी इसके इन चारों के कारण तो 0 हो जाएगा, लेकिन अब जो होगा सेंटर पे इस माइनस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इस प्लस के कारण भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पे 2 टाइम्स ई हो जाएगा, एक ई हो जाएगा, एक ई इसका हो जाएगा, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2KQ बटे A स्क्वायर। हम लोग को E1 और E2 का अनुपात पूछा था, तो E1 बटे E2 हो जाएगा। E1 का मान ये है KQ बटे A स्क्वायर पूरे के बटे 2KQ बटे A स्क्वायर। तो ये पूरा कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसका आंसर रहा 1/2।
एक दूसरा सवाल है, ये कुछ एक ग्राफ दिया है, यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, और ये जो वेक्टर है R है, और ये जो ग्राफ है वो EP ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो क्वेश्चन है कमेंट ऑन नेचर ऑफ Q1 एंड Q2। और ये जो Q1 के इस डायरेक्शन में है, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेना है, और इसकी मदद से हम लोग को बताना है कि Q1 एंड Q2 में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट है, जब हम लोग Q1 से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम क्या बताएं अभी कि Q1 अगर पॉजिटिव, पहले क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार फ्लो हो रही है, यानी कि Q1 से Q2 की ओर जा रही है, यानी कि Q1 पॉजिटिव होगा, Q2 नेगेटिव होगा। इसकी डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, और यहाँ Q1 से Q2 की ओर जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यह था, Q1 पॉजिटिव होगा और Q2 नेगेटिव होगा। सो हेयर Q1 पॉजिटिव और Q2 जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन में। लोग का तीसरा सवाल है, ये वाला जो
प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये पॉइंट पी है, इधर डी, इधर बी, और ये वेक्टर ए और ये वेक्टर सी। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये आधा माइनस चार्ज का है, आधा माइनस चार्ज का है और आधा प्लस चार्ज का है। और हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, यानी कि जो बिंदु पी पे है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की होगी, बिंदु पी पर। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो क्या हम लोग को निकलना है, बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हम लोग पीछे भी बात किए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से चलता है नेगेटिव की ओर। अब यहाँ पे जो चार्ज है ये नेगेटिव है, तो जब भी इसकी डायरेक्शन होगा नेगेटिव के कारण इस इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की ओर होगा, और इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर भागेगा, यानी कि पॉजिटिव के कारण इधर होगा, नेगेटिव के कारण इधर होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखें, यानी कि अब वेक्टर, एक वेक्टर इधर है ई माइनस और एक वेक्टर इधर है ई प्लस, तो इन दोनों का जो नेट वेक्टर होगा ई नेट वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, सो ई नेट will be in the direction of C, यानी कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सी वेक्टर के पर यानी समांतर होगा, यानी कि सी वेक्टर सी बिंदु के ही ओर होगा। ठीक है, तो इसका सलूशन ये है। ये सब हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हल करते हैं जो पिछले ईयर में आए हैं। हम लोग का 4th सवाल है, हम लोग को 4 ग्राफ दिया है। अभी हम लोग जो है सॉलिड स्फीयर या हेमिस्फीयर और हॉलो स्फीयर के बारे में अध्ययन नहीं किए, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं ले रहे हैं। जब इसको पढ़ लेंगे तो हम लोग इसको हल करेंगे। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करते हैं। ये रहा जे कैप, इधर है आई कैप, और ये जो है एक थिन सेमी सर्कुलर रिंग है। थिन सेमी सर्कुलर रिंग, इसकी जो रेडियस है स्मॉल आर है, और इस पे जो एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे रिंग पर, और हम लोग को इस सेंटर पे
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताना है। और ये है हम लोग का 2010 का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो रिंग है इस पे पूरे सेमी सर्कुलर रिंग पे क्यू चार्ज वितरित है और इसकी जो रेडियस है स्मॉल आर है। तो ये जो पॉइंट ओ है इसके कारण ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आइए हम लोग इसका डेरिवेशन इसी से देख रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले रॉड पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्क और इसके बाद रिंग। यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ये जो रेडियस आर दिया है स्मॉल आर है, यहाँ पे हम लोग एक स्मॉल डी क्यू चार्ज और ये जो एंगल है वो क्या है डी थीटा है। और ये जो स्मॉल चार्ज लिए हैं ये डी क्यू है, इसकी जो लेंथ होगा डी एक्स वो हो जाएगा ये रेडियस आर है, यानी कि आर डॉट डी थीटा हो जाएगा। ठीक है। और इस पे जो है पूरा चार्ज क्यों वितरित है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल कोण पे, इसके कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो हम लोग का ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये वाला जो होगा हम लोग का हो जाएगा इस डायरेक्शन में ई डैश हो जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट होगा ई डैश वो ई साइन थीटा के बराबर होगा। तो ई डैश हो जाएगा ई साइन थीटा और ई का मान क्या होगा, तो ई का मान हम लोग लिखेंगे ई इज इक्वल टू हो जाएगा के डी क्यू बटे के, ये डिस्टेंस है आर स्क्वायर। ठीक है। ये जो ये डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे तो हो जाएगा के डी क्यू साइन थीटा बटे के आर स्क्वायर इक्वेशन 1। अब यहाँ पे जो देखेंगे कि एयर 2 पाई आर में जो चार्ज है वो क्यू है। यहाँ पे 2 पाई आर डिस्टेंस में चार्ज क्यों है, तो आर डॉट डी थीटा में कितना होगा, तो क्यू बटा के 2 पाई आर हो जाएगा इनटू के आर डी थीटा। ठीक है। और ये जो है डी क्यू के बराबर होगा। 2 पाई आर डिस्टेंस में चार्ज क्यों है, तो आर डॉट डी थीटा में कितना होगा, क्यू बटे के 2 पाई आर इंटू के आर डी थीटा कर देंगे। अब आर डॉट डी थीटा में जितना भी चार्ज होगा वो डी क्यू के बराबर ही होगा, तो आर से आर कट जाएगा तो डी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू बटा के 2 पाई डी थीटा। डी क्यू की जगह हम लोग अगर रख दें तो यहां से आएगा हम लोग का ई डैश बराबर के डी क्यू का मान है क्यू बटा के 2 पाई
और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा बटा के आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर है नीचे, तो ये हो जाएगा के क्यू बटे के 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डॉट डी थीटा। यहाँ पे हम लोग को थीटा को क्या करना है, 0 से लेके पाई तक ले जाना है। तो जो दोनों ओर का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो 0 से ले, ये मान लीजिए ये हो जाएगा, तो ई डैश हो जाएगा के क्यू बटे के 2 पाई आर स्क्वायर और साइन थीटा डी थीटा का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, 0 से लेके पाई तक। तो ई डैश बराबर आ गया के क्यू बटा के 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0, और कॉस पाई का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। तो ई डैश बराबर हो जाएगा के क्यू बटा के पाई आर स्क्वायर और माइनस कॉस पाई माइनस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस कॉस 0 का मान भी 1 होता है। तो ये 2, यहाँ पे 2 है, 2 कट जाएगा, तो आ गया के क्यू बटे के पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा ई डैश का मान, यानी कि एक सेमी सर्कुलर के कारण सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सेम सवाल ये भी है। तो ये रहा हम लोग का इस डायरेक्शन का, अगर इस डायरेक्शन का निकालना होगा तो ठीक इसी प्रकार ई डैश के जगह ई साइन थीटा के जगह ई कॉस थीटा ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन में अगर हम लोग लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड एट वो क्या आ जाएगा, के क्यू बटे पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, यानी माइनस जे कैप। ठीक है, के क्यू बटे पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से इसके जो डायमीटर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरे सर्कल का परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है, तो हाफ सर्कल का परिधि क्या हो जाएगा, केवल पाई आर होगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे पाई आर लेना पड़ेगा, तो आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का सिंपल आएगा केवल क्यू अपन पाई थीटा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, तो यहाँ से 2 हटा दीजिए, यहाँ से 2 हटा दीजिए, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यहाँ पे आएगा 2 के पाई आर स्क्वायर इतना, या इसको लिख सकते हैं क्यू बटा के 2 क्यू, के का मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर माइनस के जे कैप, या 2 से यहाँ से काट देंगे तो क्यू बटे के 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस के जे कैप। ये रहा हम लोग का आंसर।
इस प्रकार हम लोग का सेमी सर्कुलर के कारण सेंटर पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डेरिवेशन भी हो गया और हम लोग का सवाल भी हो गया। अतः डेरिवेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड, नीट, जेई, कोई भी, अगर आपको डेरिवेशन आ रहा है तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन। उसी एप्लीकेशन का उपयोग करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और इनफाइनाइट या सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।